हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान से निकलकर एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज आई है जो हम लोगों को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स में बन सकते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। और ये पूरा डिबेट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनना एकदम श्योर है। क्या हुआ है कि कट्टरपंथियों के आगे झुकी पाकिस्तान की सरकार। मुद्दा नया है, चीजें पुरानी है। वर्ड समझिएगा, मुद्दा नया है, चीजें पुरानी है। मतलब ये जो कट्टरवाद है ये बहुत पुराना है। जिस वजह से कट्टरवाद यहां पर आया वो भी बहुत पुराना है। साथ ही साथ देखेंगे कि इन कट्टरवादी में जो कट्टरपंथी हैं इन्होंने किया क्या है, किस वजह से पाकिस्तान की सरकार को इनके सामने झुकना पड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाला है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की वजह से ही सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो प्रेजेंट टाइम की न्यूज है, वहां की एक पार्टी है, पार्टी के एक मुखिया हैं, उनको क्या किया गया, कुछ दिनों पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अगर देखिए क्या होता है कि कोई भी संगठन अगर होता है और किसी भी चीज का नेतृत्व कर रहा है तो उसके पीछे काफी सारे लोग होते हैं। ठीक है, पब्लिक का पावर उसके पास होता है। तो जब उसके मुखिया के साथ कुछ गलत व्यवहार होता है तो सारी पब्लिक उसके साथ में आ जाती है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है। तो सेम चीज पाकिस्तान में हुआ। एक वहां के राजनेता थे, वो लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज का विरोध कर रहे थे। वो चीज क्या थी, कहां पर थी, कैसे ये सारी चीजें पाकिस्तान से जुड़ी और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हुए और प्रेजेंट टाइम की क्या कंडीशन है, पुरानी चीजें इससे क्या क्या जुड़ी हैं, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कट्टरपंथियों के आगे झुकी पाकिस्तान की सरकार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की एक पार्टी है, ठीक जैसे हम लोगों के यहाँ राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारी पार्टियां, उसी तरह से वहां पर एक पार्टी बनाई गई। कौन सी? तहरीक ए लबैक। क्या? तहरीक ए लबैक नाम की एक पार्टी है जिसके हेड कौन है, चीफ कौन है? साद हुसैन रिजवी। ध्यान से समझेंगे, दो तीन नाम आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या हुआ? साद हुसैन रिजवी जी हैं, इन्होंने क्या किया, फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकालने के लिए बोला कि पाकिस्तान में जो फ्रांस का एम्बेसडर है इसे बाहर निकाल दिया जाए और फ्रांस में जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है उसे वापस बुला लिया जाए। अब आप लोग अगर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो एम्बेसडर समझ में नहीं आ रहा होगा। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। जैसे प्रत्येक कंट्री में हर अदर कंट्रीज की एम्बेसी होती है, जैसे अपने इंडिया में प्रत्येक कंट्री की एम्बेसी है और यहां पर क्या किया जाता है कि जो अदर कंट्रियां आती हैं यहाँ पर उनके एक एक राजदूत होते हैं। इसी तरह से प्रत्येक कंट्री में भारत के भी एक एक राजदूत होते हैं। तो वो उससे रिलेटेड जो चीजें होती है उन्हें देखते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से फ्रांस के एम्बेसडर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर फ्रांस में रहते हैं। तो साद हुसैन रिजवी ने क्या कहा है कि फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाला जाए। अब मुद्दा समझिएगा आप लोग, बात चल रही है पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की। ये कौन है? साद हुसैन रिजवी एक कट्टरपंथी दल के नेता है। कट्टरपंथी दल कौन सा है? तहरीक ए लबैक। कट्टरपंथ का मेन रीजन क्या होता है, मेन आशय क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि कोई ऐसे लोग या कोई ऐसी मतलब ऐसा संगठन जो किसी एक चीज को प्रायोरिटी देते हैं, या फिर क्षेत्रवाद को, धर्म को, या फिर किसी भी चीज को। मतलब कि उसमें यह होता है कि बिना वाद विवाद के जो बात रखी जाएगी उसे सब लोग मानेंगे। ये होता है कट्टरपंथता। ठीक है, तो ये कट्टरपंथी हैं साद हुसैन रिजवी। इन्होंने कहा फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए और वहां जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है उसे बुला लिया जाए। क्यों इन्होंने कहा फ्रांस के एम्बेसडर को? देखिए क्या हुआ, जब इन्होंने ये बात रखी, सारी चीजें एक एक करके समझेंगे, क्लियर होंगी। तो साद की गिरफ्तारी कर ली गई। मतलब ये जो साद हुसैन रिजवी थे, जब इन्होंने कहा कि फ्रांस के एम्बेसडर को यहां से हटा दिया जाए तो इनकी गिरफ्तारी कर ली गई और पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। मतलब इनकी जब गिरफ्तारी हुई, मैंने पहले बताया, इनके पीछे काफी सारे लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इनकी बातें सुननी पड़ी। वही हम लोग आज समझेंगे कि इन्हीं के बाद कट्टरपंथी इन्हीं हम लोग बोलते हैं और इन्हीं के सामने इमरान खान की जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में वहां पर वो झुक चुकी है। ठीक,
इन्हें गिरफ्तार किया गया। फ्रांस के जितने लोग वहां पर रह रहे थे, जितने भी नागरिक थे, उसने पाकिस्तान से उन्हें वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में गृह युद्ध की कंडीशन बन गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे कि मेन मुद्दा क्या है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां मैंने लिख रखा है 6 साल बैक चलेंगे हम लोग। ठीक, क्या हुआ था आज के 6 साल पहले फ्रांस की एक मैगजीन थी, फ्रांसीसी मैगजीन, जिसका नाम क्या है, चार्ली हेब्डो। क्या नाम याद रखेंगे, चार्ली हेब्डो नाम की एक मैगजीन थी। इसने अपने मेन पृष्ठ पर, ठीक है, जो फ्रंट पेज होता है, उस पर पैगंबर साहब की गलत तस्वीर छाप दी थी। मतलब उनकी तस्वीर के साथ छेड़खानी करके, मतलब कि जिस तरह से वो हैं उस तरह से प्रेजेंट ना करके गलत तरीके से अपनी मैगजीन पर इन्हें मेन पृष्ठ पर उसने क्या किया, तस्वीर इनकी छाप दी। तो जो इस्लामिक कंट्रीज थी उन्होंने इनका विरोध किया और इन पर हमला किया गया। किन पर? चार्ली हेब्डो। चार्ली हेब्डो एक राइटर भी हैं और इसी नाम से मैगजीन निकलती है। तो इन पर अटैक किया गया। ठीक, चलिए जब इन पर अटैक हुआ, क्यों? क्योंकि इन्होंने पैगंबर साहब की फोटो के साथ मजाक किया था, छेड़खानी की थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब इन पर अटैक हुआ तो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, फ्रांसीसी सरकार, इसके खिलाफ हो गई और उसने क्या किया, एंटी इस्लाम अपना लिया। मतलब कि इस्लाम से रिलेटेड कोई भी चीज अब वहां पर नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मदरसा में बच्चों को शिक्षा देना बंद कर दिया गया, बुर्का पर बैन लगा दिया गया और जो मौलवी होते हैं उनकी ट्रेनिंग पर भी बैन लगा दिया गया कि अब ना तो यहाँ बुर्का चलेगा, ना मदरसों में शिक्षा दी जाएगी और ना ही यहाँ के जो मौलवी होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं अदर रिलीजन के बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये बात कहां पर हो रही है? फ्रांस में। क्यों? क्योंकि जो मैगजीन थी चार्ली हेब्डो की, इन्होंने पैगंबर साहब की फोटो गलत तरीके से पेश किया और इन पर हमला हुआ और ये फ्रांसीसी थे, तो फ्रांस की सरकार ने एंटी इस्लाम का रुख अपना लिया। मुद्दा समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे चल के क्या हुआ, साल 2020 की बात है, ये 6 साल पहले की बात है। अगर हमारा 21 चल रहा है तो 6 साल पहले की बात है। ठीक, 2020 में क्या हुआ, पिछले साल फ्रांसीसी एक टीचर थे फ्रांस के, जिनका नाम था सैमुअल पेटी। क्या? सैमुअल पेटी नाम के एक टीचर थे। इन्होंने क्या किया, एक हरकत और कर दी कि जो गलत तस्वीर चार्ली हेब्डो ने अपनी मैगजीन में दी थी, अभिव्यक्ति की आजादी, ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी, जो हमारे भारतीय संविधान में भी है, आर्टिकल 19 के तहत, 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी, जिसे हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, उसके बारे में ये बता रहे थे और वही विवादित तस्वीर इन्होंने दिखा दी बच्चों को या पोस्ट कर दी। तो क्या हुआ कि 2020 में इनकी हत्या कर दी गई। इनकी सैमुअल पेटी की इस वजह से हत्या कर दी गई कि अभिव्यक्ति की आजादी का एग्जाम्पल देते समय इन्होंने चार्ली हेब्डो द्वारा पेश की गई गलत तस्वीर पैगंबर साहब की इन्होंने यूज कर लिया। ठीक, मुद्दा समझ में आया? क्या क्या हम लोग समझ रहे हैं? एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। अगर नए स्टूडेंट्स भी होंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं फ्रांस में क्या हुआ। प्रदर्शन शुरू हो गया जब इनकी हत्या होती है सैमुअल पेटी की, क्योंकि इन्होंने तस्वीर का यूज किया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, तो इनकी हत्या कर दी गई। तो फिर से फ्रांस में प्रदर्शन हुआ और फिर कौन निकल के आता है? चार्ली हेब्डो। चार्ली हेब्डो ने फिर वही तस्वीर छापी। क्या हुआ, अपने मैगजीन में फिर से वही तस्वीर इसने छाप दी चार्ली हेब्डो ने, और तस्वीर छापने के बाद सभी इस्लामिक राष्ट्र इसका विरोध करने लगे। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो फ्रांस का विरोध करने लगी, चार्ली हेब्डो का विरोध करने लगी। उनमें मेन तौर पर निकल के आया टर्की। टर्की बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था, बट हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। तो ये जोड़ के देखेंगे कि पाकिस्तान का मुद्दा कैसे जुड़ा है इसमें। ठीक, पाकिस्तान में सन 2020 में खादिम हुसैन रिजवी, यहां हम लोगों ने क्या देखा? साद हुसैन रिजवी। ठीक, ये प्रेजेंट के हैं जिन्हें बंद किया गया था फिर छोड़ा गया, जो गवर्नमेंट वहां झुकी इनके सामने। पहले हम लोग देखेंगे खादिम हुसैन रिजवी की, इनका रोल बाद में आएगा, चीजें एक एक करके जोड़ते हुए चलेंगे सिर्फ। ठीक है, लिंक के माध्यम से। पाकिस्तान में 2020 में खादिम हुसैन रिजवी ने मांग किया कि फ्रांस से सभी संबंध खत्म कर दिया जाए। मतलब इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से डिमांड की कि फ्रांस ने हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा कार्य किया है, पैगंबर साहब को गलत तरीके से पेश किया है, उनका मजाक बनाया है, इसलिए फ्रांस से सारे रिलेशन हमारे खत्म हो जाने चाहिए। ठीक, ये किसने कहा? खादिम हुसैन रिजवी ने।
अब ये कैसे निकल के आए? इनकी पार्टी है तहरीक ए लबैक, ये बनी कैसे? सन 2019 में वहां पर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सीटें तो इन्हें एक भी नहीं मिली, बट इन्हें 25 लाख लोगों का वोट मिला, समर्थन मिला इन्हें, ठीक है। तो वही 25 लाख लोग साथ इनके आए और खादिम हुसैन रिजवी को नेता बना दिया। कौन सी पार्टी? तहरीक ए लबैक, ठीक है। इन्होंने कहा कि फ्रांस के सभी संबंध खत्म कर दिए जाएं। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की इस समय कंडीशन है वो ऐसी है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। समझेंगे क्यों? एक चीज मैं बीच में डाल के आप लोगों को बता रहा हूं। पेरिस आप लोग जानते ही हैं क्या है। पेरिस है फ्रांस की राजधानी, पेरिस। वहां पर ओईसीडी का मुख्यालय है, जिसके तहत हमारा क्या आता है, FATF। अगर आप लोगों ने इसके बारे में जाना है, सही तरीके से समझा है, तो आपको पता ही होगा कि FATF के नाम से पाकिस्तान कितना डर जाता है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है कि इसके पास लिस्ट होती है, जिस कंट्री की जितनी क्रेडिट होती है कि उसे कितना लोन प्रोवाइड किया जाए, कितना ना किया जाए, उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, इस लिस्ट के माध्यम से समझाया जाता है FATF के। तो पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में ग्रे लिस्ट में है, मतलब कि ब्लैक लिस्ट में जाने से सिर्फ एक स्टेज ऊपर है पाकिस्तान। और इसका मुख्यालय FATF का कहां है? पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, ठीक। मुद्दा क्या है कि ये जो इसके खादिम हुसैन रिजवी हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्रांस के साथ संबंध खत्म किया जाए, ठीक। और पूरी जनता का सपोर्ट मिल रहा है इन्हें पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के अगेंस्ट। साथ ही साथ ओईसीडी का मुख्यालय कहां है? FATF कहां पर है? ये पेरिस में है। तो अगर ये मान जाते हैं किसकी, खादिम हुसैन रिजवी की बात मानते हैं और फ्रांस से रिलेशन खत्म करेंगे, तो क्या पता फ्रांस इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दे। अगर ये खत्म नहीं करते हैं तो खादिम हुसैन रिजवी इनके अगेंस्ट जाएंगे और इनकी सरकार पर मड़राने लगेगा क्या, पूरी तरह से खतरा, ठीक। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान इस समय झेल रहा है। क्या हुआ कि नवंबर 2020 में वहां के गृह मंत्री थे कौन? एजाज शाह। कहां के गृह मंत्री की बात हो रही है? ये पाकिस्तान के गृह मंत्री थे एजाज शाह। इन्होंने खादिम से समझौता किया। क्या? खादिम से इन्होंने समझौता किया और कहा कि जी हां, हम राजदूत को यहां से बाहर निकाल देंगे। कौन से राजदूत को? जो इनकी डिमांड थी कि फ्रांसीसी राजदूत को बाहर निकाला जाए। तो गृह मंत्री जो पाकिस्तान के थे एजाज शाह, इन्होंने खादिम से क्या कहा कि खादिम हुसैन जी, आपसे हम समझौता करते हैं, आपकी बातों को हम मान रहे हैं, हम इनको बाहर निकाल देंगे यहां से। लेकिन बीच में क्या होता है, खादिम जी की मृत्यु हो जाती है। खादिम हुसैन रिजवी जो तहरीक ए लबैक पार्टी के मुखिया थे, फ्रांसीसी एम्बेसडर को बाहर निकालने की बात कर रहे थे, अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। काफी सारे लोग कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई, किसी ने इन पर अटैक करवाया, इन्हें मरवाया, इनकी हत्या की गई। लेकिन वहां की गवर्नमेंट मानती है कि इनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई, ठीक। चलिए, अब यहां पर इनका रोल खत्म होता है। किनका? खादिम हुसैन रिजवी का। क्या होता है, आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जब कोई राजा होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी ढूंढा जाता है, या तो उसका बेटा बनता है या उसका कोई विश्वास पात्र आदमी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो तहरीक ए लबैक जो पार्टी है, इसका पूरा जिम्मा किसके पास जाता है? साद हुसैन रिजवी के पास, जिनका नाम हम लोगों ने पहले यहां पढ़ रखा है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। साद हुसैन रिजवी कौन है? खादिम हुसैन रिजवी के बेटे हैं। इन्होंने क्या किया, खादिम की मृत्यु के बाद तहरीक ए लबैक पार्टी की कमान संभाल ली, ठीक। अब जैसे ही इन्होंने कमान संभाली तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दा चेंज कर देंगे। इन्होंने भी वही मुद्दा उठाया कि यहां जो मैंने ऊपर लिखा है कि फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर किया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे पैगंबर साहब के फोटो को गलत तरीके से यूज किया है। किसने? चार्ली हेब्डो ने, जो फ्रांस के थे, ठीक। इसलिए संबंध खत्म किया जाए। क्या होता है कि जब साद हुसैन रिजवी कमान संभालते हैं तो फरवरी 2021 में साद के साथ भी एक समझौता किया जाता है। साद मतलब साद हुसैन रिजवी, जो खादिम हुसैन रिजवी के पुत्र हैं, इनके साथ भी एक समझौता होता है इमरान खान सरकार की। और बोला जाता है कि फ्रांसीसी राजदूत को 20 अप्रैल 2021 तक यहां से निकाल दिया जाएगा। डेट याद रखेंगे, 20 अप्रैल 2021 तक इनको यहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन
11 अप्रैल 2021 को, मतलब 20 अप्रैल आने से पहले ही 11 अप्रैल 2021 को पाकिस्तानी पुलिस ने साद को गिरफ्तार कर लिया। देखिए अब राजनीति कैसे पलट रही है। 11 अप्रैल 2021 को पाकिस्तानी पुलिस द्वारा साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी जो पार्टी है जिसका नाम क्या है, तहरीक-ए-लबैक, इसे आतंकवादी संगठन बोल दिया जाता है। ठीक, इसे आतंकवादी संगठन बोल दिया जाता है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, यही चीज अब सामने निकल के आ रही है। फिर से पाकिस्तान में विरोध शुरू हो जाता है। किसके लिए? साद हुसैन रिजवी की रिहाई के लिए। ठीक है, यही मुद्दा है। सारी चीजें हम लोग क्या किए, हिस्ट्री से जोड़कर प्रेजेंट टाइम तक पहुंच गए हैं, चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर से पाकिस्तान में विरोध शुरू हुआ साद की रिहाई के लिए। तहरीक-ए-लबैक जो इनकी पार्टी थी, इसे किसका सपोर्ट मिल गया? तालिबान का। तालिबान क्या है? तालिबान अफगानिस्तान का एक संगठन है, टेरर संगठन। ठीक है, आतंकवादी संगठन तालिबानी। जब इसका भी सपोर्ट मिल गया तो इमरान खान सरकार को पूरी तरह से इनके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का सामना नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, जब तालिबान ने तहरीक-ए-लबैक को सपोर्ट किया, अर्थात इसने भी डिमांड की कि साद हुसैन रिजवी को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए वरना हम आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो इमरान खान सरकार दबाव में आती है और इन्हें रिहा कर देती है। तो ये था सारा मुद्दा। पहले क्या हुआ, इन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार हुआ, गृह युद्ध की कंडीशन बनी, लेकिन इन्हें फिर से छोड़ दिया गया। ठीक है, अब बात आती है, जैसे ही ये बाहर आते हैं साद हुसैन रिजवी जब बाहर आते हैं तो ये मुद्दा उठाते हैं वही जो इनका पुराना था, ये भूले तो थे नहीं। इन्होंने कहा कि क्या आप फ्रांसीसी राजदूत को या फ्रांसीसी एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल रहे हो, अन्यथा नहीं। तब इमरान खान सरकार ने क्या स्टैंड लिया, इन्होंने कहा कि फ्रांसीसी राजदूत को बाहर निकालने का जो जिम्मा है वो मैं पार्लियामेंट पर देता हूं, संसद में देता हूं। इस पर होगी वोटिंग, पता चलेगा कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इसे निकाला जाए, कितने लोग कह रहे हैं ना निकाला जाए। जिधर ज्यादा मतदान होगा वो बात मानी जाएगी। इस पर साद हुसैन रिजवी ने भी अपनी सहमति दे दी है। साथ ही साथ जो इनके पिताजी थे, जिनका नाम क्या था, खादिम हुसैन रिजवी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। रीजन क्या है, ये जो पूरा मुद्दा है ये उन्होंने ही उठाया था, जिनका नाम क्या है, खादिम हुसैन रिजवी। ठीक, तो आई होप कि ये सारा का सारा मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम लोग इसका रिव्यू करते हैं। कट्टरपंथियों के सामने, जो कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी संगठन है जिसका नाम है तहरीक-ए-लबैक, जिसके प्रमुख प्रेजेंट टाइम में साद हुसैन रिजवी हैं, लेकिन निर्माण तहरीक-ए-लबैक का किसने किया था, साद हुसैन रिजवी के पिताजी खादिम हुसैन रिजवी। ठीक, खादिम हुसैन रिजवी ने इस पार्टी का गठन किया था, किस लिए, फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए। फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से बाहर क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि आज के 6 साल पहले फ्रांस की एक मैगजीन थी चार्ली हेब्डो, जिसके मेन पेज पर पैगंबर साहब के फोटो को गलत तरीके से पेश किया गया और इन फोटो को पेश किया गया, उसके बाद चार्ली हेब्डो पर अटैक किया गया। उसके अगेंस्ट फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, पूरी तरह से एंटी इस्लामिक कर दिया अपनी कंट्री को, और वहां पर मदरसा, बुर्का, मौलवी, इन सबको बैन कर दिया उसने। ठीक, जैसे ही यह बैन करता है, आगे चलकर एक टीचर आते हैं सैमुअल पेटी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में वो पढ़ा रहे थे, इसमें उन्होंने इसी विवादित तस्वीर का जिक्र कर दिया, जिससे उन पर भी अटैक हुआ और इनकी भी मृत्यु हो जाती है साल 2020 में, सैमुअल पेटी की। ठीक, जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, फ्रांस में फिर प्रदर्शन शुरू होता है, चार्ली हेब्डो फिर वही फोटो लगाते हैं। इस सभी इस्लामिक कंट्रीज इनकी विरोध करती हैं। पाकिस्तान में खादिम हुसैन रिजवी डिमांड कर देते हैं कि फ्रांस से सभी संबंध को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, फिर क्या होता है, पेरिस में ओईसीडी का मुख्यालय है, जिसके अंतर्गत FATF आता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, ब्लैक लिस्ट में जाने से एक ही स्टेज ऊपर है। अगर कोई भी यहाँ छेड़खानी करता या शर्तों को नहीं मानता, 27 शर्तें इसमें दी गई थी, मैं इस पर स्पेशल वीडियो शूट कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो इसे
पाकिस्तान फंस चुका है पूरी तरह से। अगर यह साद हुसैन रिजवी की बात मानकर फ्रांसीसी एम्बेसडर को यहां से बाहर निकालता है तो पाकिस्तान को OECD के FATF की जो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट, इससे ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जा सकता है। इससे क्या होगा, कहीं से भी उसे ऋण नहीं मिल पाएगा अगर यह इनकी बात मानता है तो। साद हुसैन रिजवी की अगर यह बात नहीं मानता है, वहां की जो गवर्नमेंट है अगर इनकी बात को नहीं मानेगी तो वहां की जो जनता है इनके खिलाफ हो जाएगी और पूरी तरह से गृह युद्ध का लक्षण यहां पर बन जाएगा। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो घिरी हुई है। साथ ही साथ क्या होता है कि इनके जो पिता थे क्या, खादिम हुसैन रिजवी, इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद तहरीक-ए-लबैक पार्टी का नेतृत्व संभालते हैं साद हुसैन रिजवी। और साद हुसैन रिजवी को कहा जाता है कि 20 अप्रैल 2021 तक हम लोग आपकी बातों को मान लेंगे, लेकिन उसके जस्ट 9 दिन पहले 11 अप्रैल 2021 को साद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो इनका फिर से विरोध शुरू होता है और तहरीक-ए-लबैक को तालिबान का भी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से इमरान खान सरकार दबाव में आकर साद को रिहा कर देती है। साद अर्थात साद हुसैन रिजवी को जैसे ही रिहा करती है, उन्होंने फिर से अपनी डिमांड उठाई और पाकिस्तान के जो इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन्होंने कहा कि फ्रांस के राजदूत को निकाला जाए या नहीं, इसका जिम्मा मैं पार्लियामेंट पर देता हूं। पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, जो डिसीजन आएगा उसे माना जाएगा। और यह बात साद ने भी पूरी तरह से मान ली। अब बात निकल के आती है कि क्या इसमें कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, तो जी हाँ, बिलावल भुट्टो की पार्टी है और इन्होंने खुद को इस बहस से ही बाहर रख दिया है कि हम इसमें ना वोट करेंगे ना अपना मतदान देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।